हेलो प्यारे बच्चे, मैं दीपक कुमार और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं आपके साथ आया हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, एक ऐसे टॉपिक जिसमें मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होता है, मैक्सिमम बच्चों को समझने में ये दिक्कत होता है। मैं ग्राफ का टॉपिक लेकर आया हूं और ग्राफ एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत बड़े बड़े प्रश्न और जो कठिन से कठिन प्रश्न होते हैं वो ग्राफीय विधि से बहुत आसानी से सॉल्व किए जाते हैं। ग्राफ एक ऐसा मेथड है जो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को बहुत सिंपल वे में डिस्कस करने का एक तरीका है। और इसी ग्राफ को फिजिक्स के क्लास 11th के मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, इस टॉपिक को लेकर आया हूं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक सेक्शन पढ़ने हैं ग्राफ, जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है या और भी ग्राफ इससे रिलेटेड हैं। मैं सभी को बारी बारी से आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को लेकर आया हूं और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैं आज डिस्कस करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, रेस्ट में है या किसी भी सिचुएशन में है, तो उससे मूविंग पार्टिकल या रेस्ट में जो पार्टिकल है उसको किस प्रकार के ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और उससे हमें अगर पता करने हो, पार्टिकल्स को ग्राफ देखकर अगर हमें पता करने हो कि ये ग्राफ पार्टिकल के बारे में क्या बता रहा है, तो फिर आज के क्लास के बाद मैं आप लोगों को वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रही है, रेस्ट में है, तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस तरीके का होगा, या पहले से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसी प्रश्न में दिया हुआ है और उसका मतलब क्या होता है, उस ग्राफ को देखकर आप क्या क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। एक ग्राफ बहुत से चीजों को बताता है ना। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत खूबसूरत सा टॉपिक ग्राफ। आज के वीडियो में बस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से रिलेटेड सारे ग्राफ आपको बताऊंगा। इस प्रकार से अगले वीडियो में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगले वीडियो में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उन सबकी मीनिंग को आपके सामने लाऊंगा। आइए, तो पहला ग्राफ जो है किसी पार्टिकल्स का, ये लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन यानी विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। आइए समझते हैं इसको। कह रहा है फॉर ए स्टेशनरी बॉडी द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ए बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसमें जो कहा है, कह रहा है कि कोई विरामावस्था में पिंड है, विरामावस्था में कोई पिंड है, ठीक है, पिंड रुका हुआ है, पिंड रेस्ट में, ठीक है, और उसके लिए टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ खींचा गया है, उसके लिए आपको एक्सटी ग्राफ खींचा गया है। कह रहा है कि एक्सटी ग्राफ हमेशा पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के। यहां ग्राफ देखिए, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, विस्थापन को बता रहा है। हमेशा वाई एक्सिस पर, जनरल केस में यदि आप ग्राफ पढ़े होंगे जूनियर सेक्शन में, तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम को रखते हैं और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को रखते हैं। वेरिएबल्स दो तरीके के होते हैं, एक वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है मतलब स्वतंत्र चर, और एक वैसा वेरिएबल होता है जो आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन जो है, वो टाइम पर निर्भर करता है, टाइम पर डिपेंडेंट है। इसलिए टाइम जो हुआ वो स्वतंत्र चर हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो हुआ वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ यानी आश्रित चर हुआ। तो चलिए
और एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर यहां डिस्प्लेसमेंट है जी। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक ग्राफ खींचा गया है AB। यहां पर एक ग्राफ है AB। AB ग्राफ है। AB ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस का। टाइम एक्सिस जो है मतलब कि जो टाइम का एक्सिस है ये वाला टाइम का एक्सिस, टाइम के एक्सिस के ये पैरेलल है AB। इसका मीनिंग समझते हैं क्या? अगर कोई पिंड, मान लीजिए ये जो ग्राफ है ये 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर पर खींचा गया है। इसका मतलब है कि अगर एक बिंदु यहां ले, एक बिंदु यहां ले, एक बिंदु, 3 पॉइंट्स मैंने लिया, इस पॉइंट्स का पोजीशन, इस पॉइंट्स का पोजीशन, मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसका मतलब हुआ कि ग्राफ को देखकर आप बता सकते हैं कि टाइम बदल रहा है लेकिन उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा है। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। और आप पढ़े हैं रेस्ट का डिफिनेशन कि यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वो विरामावस्था में कहलाती है। अगर अपना पोजीशन को चेंज नहीं करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं किया तो वो रेस्ट में कहलाता है। और वही स्थिति यहां है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। किसी भी बॉडी है, उस बॉडी का इस ग्राफ ये बता रहा है कि उस बॉडी का टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए यहां कहा गया है स्टेशनरी बॉडी, यानी विरामावस्था में पिंड है। अगर पिंड विरामावस्था में है, स्टेशनरी बॉडी है, तो उसका ग्राफ जो होगा हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। वही कह रहा है यहां पर कि AB जो है, स्ट्रेट लाइन AB जो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, समय जिस अक्ष पर लिए हैं उस अक्ष के हमेशा पैरेलल ग्राफ होगा यदि पिंड विरामावस्था में होगा। ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं XT ग्राफ, कौन सा ग्राफ? XT ग्राफ, तो याद रखिएगा एक टर्म आता है स्लोप। क्या आता है? स्लोप। स्लोप का मतलब हिंदी में होता है ढाल, या इसी को कहते हैं प्रवणता। ठीक है, स्लोप। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं और यह tan थीटा के बराबर होता है। अभी इतना समझेंगे कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर विस्थापन समय ग्राफ है, तो विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप होता है tan थीटा होता है, वो वेग देता है, वेलोसिटी देता है। इस बात को याद रखें। फिर से सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बोला कि विस्थापन समय ग्राफ यदि हो, कौन सा ग्राफ हो? विस्थापन समय ग्राफ। तो विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप होगा tan थीटा होगा। स्लोप मतलब tan थीटा, बस इतना दिमाग में रखने आपको। ज्यादा कंफ्यूजन वाले, बहुत ज्यादा आपको तोड़ मरोड़ के समझाया जाएगा ना तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आपको ग्राफ समझ में नहीं आता है। बस इसमें 2 पॉइंट याद रख ली। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया विस्थापन समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा पॉइंट आपको याद रखने हैं कि यहां पर जो ग्राफ दिया गया है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो ग्राफ खींचा गया है, जो लाइन खींचा गया है, एक सरल रेखा है और यह सरल रेखा समांतर है समय के एक्सिस के, टाइम एक्सिस के। अगर कोई पिंड की ग्राफ खींचे और वो स्ट्रेट लाइन समय के समांतर हो जाए, टाइम एक्सिस के समांतर हो जाए, तब वो पिंड रुका हुआ है, विरामावस्था में है, रेस्ट में है, मतलब वो स्टेशनरी बॉडी है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि एक शब्द होता है स्लोप। स्लोप से हम लोग ये बताते हैं कि उस ग्राफ में उस पिंड का वेग क्या हो रहा है, उस पिंड का एक्सेलरेशन क्या हो रहा है। यहां पर अगर हमेशा आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसका जो स्लोप होगा हमेशा आपको वेग देगा। जो भी tan थीटा का मान होगा हमेशा वेग देगा। क्या देगा? वेग देगा। तो आप यहां पर देखें कि यहां पर थीटा हमेशा जो मेजर करने हैं वो टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच का एंगल होगा। थीटा किसके बीच का एंगल होगा? tan थीटा में जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल होगा? tan थीटा में जो थीटा है वो हमेशा टाइम एक्सिस
और ग्राफ के बीच का एंगल होगा। यहां बताइए टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच का एंगल थीटा का मान कितना है 0 डिग्री। तो tan का मान भी कितना होगा tan थीटा यानी tan 0 थीटा का मान हो गया 0 यानी 0 डिग्री, यानी वेलोसिटी 0 है। tan थीटा क्या देता है वेलोसिटी, और यहां पर वेलोसिटी 0 है। तो आपको याद रखने हैं कि अगर ऐसा ग्राफ जहां भी दिखे जो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, जो समांतर हो, वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है और उसका मतलब होता है कि उसका वेग 0 है। उसका वेग क्या है 0। अगर वेग 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। वेग 0 है मतलब त्वरण भी 0 होगा। त्वरण दो केस में 0 होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब, और यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तब, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसका तब। तो याद रखने हैं आपको कि जब ऐसा ग्राफ आपको दिखेगा जो समय के समांतर हो, समय एक्सिस के समांतर हो, तो हमेशा रेस्ट में होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, हमेशा रेस्ट में होगा और फिर इसका वेलोसिटी 0 होगा। दूसरा समझे, दूसरा प्रकार का है ये ग्राफ। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट है और यहां पर टाइम है, फिर यहां पर आपको विस्थापन है, विस्थापन, और यहां पर क्या है समय। ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछूं, अभी मैंने आपको बोला था कि जो tan थीटा होता है वो क्या बताता है जी, वेग बताता है, वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी बताता है tan थीटा। यहां पर थीटा देखिए, यहां पर थीटा मान लेता हूं ये एंगल। अगर मैं इस बिंदु पर स्लोप ज्ञात करूं तो इस बिंदु पर स्लोप भी कितना है थीटा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। अगर इस बिंदु पर स्लोप देखूं तो इस पॉइंट पर भी थीटा, मैंने यहां भी एंगल थीटा, यहां भी एंगल थीटा और यहां भी एंगल थीटा, तीनों जगह एंगल का मान बराबर है, तो tan थीटा का मान क्या आएगा बराबर। यानी इस बिंदु पर जितना वेलोसिटी होगा उतने ही वेलोसिटी इस बिंदु पर भी होगा। इसका मतलब है कि इस ग्राफ को देखकर हमको एक चीज तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि पिंड का वेग बदल नहीं रहा है, पिंड का वेग बदल नहीं रहा है। पिंड का वेग जो है, पिंड का वेग जो है वो एक समान है। क्या है एक समान, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक समान वेग है, वेग एक समान है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेग नहीं बदल रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें स्लोप मैंने चेक किया, स्लोप का मान हर बिंदु पर बराबर है, ग्राफ के हर बिंदु पर बराबर है। यदि स्लोप का मान हर बिंदु पर बराबर हो इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, उसका जो वेग है वो एक समान है, वेग नहीं बदल रहा है। आप ग्राफ को ध्यान से देखें, जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिख जाए विस्थापन समय में, जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिखे, एक सरल रेखा सीधी रेखा दिखे, तो ये हमेशा एक समान वेग का ग्राफ होता है। इसका मतलब हुआ कि इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी यहां जो समय का अंतराल है, समय अंतराल, इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, समय अंतराल जो है, इक्वल समय अंतराल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है। अगर बराबर समय अंतराल में बराबर विस्थापन हो तो उसको एक समान वेग कहते हैं। वही बात यहां लिखा हुआ है, आइए, when a body moving with a constant velocity, प्रश्न में कह दिया कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब एक समान वेग है, एक समान वेग है यानी नियत वेग है। कैसी वेग है नियत वेग है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है नियत वेग, वेलोसिटी नहीं बदल रही है। when a body is moving with a constant velocity then time displacement graph will be a straight line OA, ये जो स्ट्रेट लाइन OA inclined to time axis। कह रहा है कि जब बॉडी एक समान वेग से गति कर रही है, जब बॉडी एक समान वेग से गति कर रही है तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उस समय एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाकर स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है। अगर समय एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना हुआ हो और वो एक सरल रेखा हो और ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का हो, इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी, एक समान वेग है उस पिंड का। तो आप याद रखेंगे कि एक समान पिंड के लिए, एक समान वेग के लिए
इस प्रकार का होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक सरल रेखा बनती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहां लिखा हुआ है ग्रेटर द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हायर विल बी द वेलोसिटी। कह रहा है प्रश्न में कि जितना स्लोप होगा, स्लोप का मान जितना बड़ा होगा, वेलोसिटी उतना अधिक होगा। टेन थीटा भी मैंने बताया ना कि जो टेन थीटा का मान है वो क्या बताता है, वेग, और थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वेग का मान वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। यानी वेग इस बात पर निर्भर करता है कि टेन थीटा का मान क्या है, स्लोप क्या है ग्राफ में। हमें उम्मीद है कि इस ग्राफ को आप बहुत आसानी से समझे होंगे। आइए आगे, यहां पर है कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहां पर एक्सेलरेशन की बात कह दी गई है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। यहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात की गई है। अब देखिए, आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन के कारण ही कोई पिंड या तो उसकी स्पीड बढ़ सकती है, या तो उसका वेग बढ़ सकता है, या उसका वेग घट सकता है। अगर किसी पिंड में एक्सेलरेशन जीरो है, बात समझिए ध्यान से, अगर किसी पिंड में एक्सेलरेशन जीरो है, किसी पिंड का एक्सेलरेशन यदि जीरो है, इसका दो मीनिंग होता है। अगर किसी पिंड का त्वरण जीरो है, तो त्वरण जीरो है इसका मतलब दो बात होगा, या तो वो पिंड विराम में होगा, या वो पिंड एक समान वेग से गति कर रहा होगा। यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, त्वरण जीरो है, इसका दो अर्थ होता है, या तो वो विराम में होगा, या वो एक समान वेग से चल रहा होगा। एक समान वेग से चलेगा, वेग नहीं बदलेगा, मतलब उसमें त्वरण जीरो है। अगर वो विराम में है, मतलब उसका त्वरण जीरो है। पर इस अब त्वरण जीरो कब होगा? पर ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में त्वरण का मान जीरो नहीं है। यहां पर त्वरण का मान जीरो नहीं है। अब त्वरण का मान जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर त्वरण जीरो नहीं है, इसका मतलब कि ना तो वो विराम में है और न ही वो एक समान वेग से चल रहा है। एकदम स्पष्ट ग्राफ को समझिए। अगर त्वरण जीरो नहीं है, इसका मतलब न तो वो पिंड विराम में है, रेस्ट में है, और न ही वो पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है, यानी नहीं उस पिंड का यूनिफॉर्म मोशन है। बात समझ रहे हैं मेरा? मैंने आपको बताया कि अगर त्वरण जीरो ना हो, तो इसका मतलब है कि न तो वो विराम में है और न ही उसका एक समान गति है। न वो विराम में है, इसका मतलब वो गति कर रहा है, और अगर एक समान गति नहीं है, मतलब वो असमान गति है। तो ये ग्राफ किसका है जी? असमान वेग का। ये ग्राफ किसका है? असमान वेग का। बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है असमान वेग का। समझे? इसमें त्वरण का मान जीरो नहीं है, ये असमान वेग का ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का टेन थीटा क्या बताता है मेरे भाई? वेग, वेलोसिटी। अभी मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का टेन थीटा क्या बताता है? वेग बताता है। आइए हम, अगर इस बिंदु पर आप यदि वेग निकाल रहे हैं, इस बिंदु पर अगर आप वेग निकाल रहे हैं, तो इस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। चलिए, अगर इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा निकाल रहे हैं, तो मैंने इस बिंदु पर अगर आप टेन थीटा निकाल रहे हैं, तो मैंने एक स्पर्श रेखा खींचा, यहां पर एंगल थीटा है। इस बिंदु पर अगर आप निकाल रहे हैं टेन थीटा, तो स्पर्श रेखा खींचिए, यहां पर एंगल थीटा है। इस बिंदु पर निकाल रहे हैं तो यहां पर एंगल थीटा है। क्या बताइए कि तीनों जगह एंगल का मान बराबर है?
तीनों जगह एंगल का मान बराबर नहीं है। जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर आपको बिंदु बता रहा हूं, वैसे वैसे थीटा का मान इंक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वेग क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यहां पर वेग कांस्टेंट नहीं है, ये ग्राफ एक बढ़ते हुए वेग का है। और अगर ग्राफ से आपको यह पता चल रहा है कि वेग बढ़ रहा है, अगर वेग बढ़ रहा है मतलब त्वरण जीरो नहीं है, त्वरण यहाँ कांस्टेंट है। त्वरण क्या है, कांस्टेंट है। त्वरण कांस्टेंट रहने का मतलब है कि वेग बढ़ रहा है। वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है जी मेरे भाई। यही यहां लिखा गया है कि when a body moving with constant acceleration, जब कोई पिंड एक समान त्वरण से गतिमान हो, when a body moving with constant acceleration, कोई भी पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है, द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कर्व विथ बेंड अपवर्ड। प्रश्न में कह रहा है कि जब कोई पिंड एक समान त्वरण से गतिमान हो तो उसका एक्सटी ग्राफ ऊपर की ओर बेंड कर जाएगी। मतलब जब कोई त्वरण एक समान त्वरण से, जब कोई पिंड एक समान त्वरण से गति कर रही है, इसका मतलब है कि उसमें वेग बदल रहा है, वेग कांस्टेंट नहीं है। और जब वेग कांस्टेंट नहीं है तो सरल रेखा का ग्राफ प्राप्त नहीं होगा। अगर वेग कांस्टेंट होता है तो ग्राफ ऐसे मिलता है, पर यहां पर यह ग्राफ नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर वेग बदल रहा है, वेग इंक्रीज कर रहा है, वेग बढ़ रहा है। कैसे पता लगाएंगे कि वेग बढ़ रहा है? आप देखिए tan थीटा का मान हर बिंदुओं पर चेंज कर जा रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ेगा तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वेग बढ़ रहा है। यहां बढ़ता हुआ वेग का ग्राफ है, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यहां पर इंक्रीजिंग वेलोसिटी, बढ़ते हुए वेग का ग्राफ दिया गया है, जिसमें त्वरण क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यही बात यहां लिखा गया है कि द स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व, द स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व इंक्रीज विथ टाइम। यानी यहां जो ग्राफ है ना, ये जो कर्व है, ये समय के साथ इंक्रीज होते चला जा रहा है। आप हमेशा याद रखेंगे मेरे भाई कि अगर जब भी ग्राफ ऐसे खींचा जाए, जब भी ग्राफ इस प्रकार का हो, जब भी ग्राफ ऐसे हो, इसका मतलब है इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ये बढ़ने वाला ग्राफ होता है। इसमें त्वरण या वेग हमेशा क्या होता रह रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ने वाला ग्राफ है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। एक है ये ग्राफ है, अभी जस्ट यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और यहां पर जो चीजें ऐसे ग्राफ बताई गई है, ये ग्राफ ये बता रहा है यहां पर क्या, यहां निगेटिव त्वरण है। ये जो ग्राफ आपको सामने दिख रहा है, यहां पर आपको एक्सेलरेशन का मान यहां भी जीरो नहीं है, पर एक्सेलरेशन का मान यहां पर निगेटिव है। एक्सेलरेशन का मान क्या है, निगेटिव। एक्सेलरेशन का मान निगेटिव होने का मतलब क्या है कि किसी पिंड का जो वेग है वो बदलते हुए घट रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। वही बात यहां लिखा गया है कि व्हेन ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यानी इसको कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं, मंदन। निगेटिव एक्सेलरेशन को मंदन कहते हैं। यदि त्वरण का मान ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक यानी निगेटिव। यदि त्वरण का मान निगेटिव हो, ऋणात्मक हो, तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। व्हेन ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन, कह रहा है कि जब कोई पिंड एक समान मंदन से गति कर रही है, यानी एक पिंड जो है एक समान मंदन से गति कर रही है, एक समान मंदन से गति करेगी तो उसका जो ग्राफ होगा वो बेंड कर जाएगा डाउनवर्ड, उसका ग्राफ नीचे की ओर बेंड करेगा, नीचे की ओर बेंड करेगा। इस प्रकार के गति में एक्सेलरेशन हमेशा निगेटिव होगा, और ये डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहां पर वही, यहां पर क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहां जो tan थीटा देता क्या है जी, tan थीटा वेग देता है,
और यहां पर थीटा का मान डिक्रीज कर रहा है, यहां पर थीटा का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। tan का मान घटेगा, वेग घटेगा, मतलब ये ग्राफ बता रहा है घटते हुए वेग को बता रहा है। यही यहां लिखा गया कि द स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व, द स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व, समय विस्थापन ग्राफ का जो ढाल है, जो स्लोप है, डिक्रीजेज विथ टाइम, ये ग्राफ टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। तो अगर आपको इस प्रकार का ग्राफ दिख रहा था तो बढ़ता हुआ था, अगर कहीं पर भी यहां टाइम है, यहां डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे अगर ग्राफ कहीं पर भी दिख जाए, ऐसे ग्राफ कहीं पर भी दिख जाए तो समझ जाना डिक्रीजिंग ग्राफ है, घटने वाला ग्राफ। एक ग्राफ ये है, अब इसको देखकर आपको लग रहा होगा क्या ये ग्राफ पॉसिबल है जी? ये किसी मोशन का ग्राफ नहीं, ये किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। कैसे वो देखते हैं, यहां पर थीटा का मान कितना डिग्री है, 90, स्लोप निकालिए, tan 90 अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी होता है, और किसी वस्तु का जो मोशन है, किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो इंफिनिटी नहीं हो सकता है, ये तो असंभव है ना, इसलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है। हमेशा टाइम के परपेंडिकुलर ग्राफ पॉसिबल नहीं है। देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन ए बॉडी मूविंग विथ इनफाइनाइट वेलोसिटी, जब कोई पिंड अनंत वेग से गति कर रही हो, अनंत वेग से गति कर रही हो, तब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, यहां जो ए बी लाइन है, ये वाला ए बी पैरेलल होगा किसका, टाइम एक्सिस का, ओ सॉरी, ए बी पैरेलल होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट वाले लाइन का, डिस्प्लेसमेंट, ए बी पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, उसके समांतर यदि ग्राफ रहेगा वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें कोई पिंड अनंत वेग से गति कर रहा है, अनंत वेग से, और अनंत वेग से किसी पिंड की गति पॉसिबल नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, ये ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है। वही यहां है कि सच मोशन ऑफ बॉडी इज नेवर पॉसिबल, इस प्रकार का जो मोशन है किसी पिंड का, किसी भी पिंड के इस प्रकार का मोशन पॉसिबल नहीं है, कभी भी संभव नहीं हो सकता है कि कोई पिंड इनफाइनाइट वेग से गति करता रहे। हम लोग जिस पिंड को पढ़ रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ना, उस ऑब्जेक्ट का मोशन बहुत कम होता है। मैक्सिमम जो स्पीड होता है आप जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट होता है, प्रकाश की चाल होती है, उसके भी वैल्यू हम ज्ञात कर पाए, हम लोग जानते हैं, पर यह इनफाइनाइट वेलोसिटी की बात कही गई है जो पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। आइए नेक्स्ट, ये ग्राफ है, यहां पर tan थीटा, यहां पर tan थीटा का जो मान है, यहां पर जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है, थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री, करेक्ट व्हेन ए बॉडी रिटर्न्स बैक टुवर्ड द ओरिजिनल पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, पिंड जो है, इसका कहना है कि पिंड अपने मूल बिंदु पर वापस लौट जाती है, ठीक है, ऑफ रिफरेंस व्हाइल मूविंग विथ यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, यानी नेगेटिव मतलब ये ऋणात्मक वेग से गति कर रहा है, ऋणात्मक वेग से गति कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहां पर, यहां जो ये ग्राफ दिया गया है, कह रहा है कि पिंड अपने मूल बिंदु पर वापस लौट रही है। मान लीजिए कि मैंने इस मार्कर को ऊपर फेंका, और जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो किसी समय इसका वेलोसिटी 0 होगा और फिर ये वापस लौटेगा। तो जब कोई पिंड जिस बिंदु से गया और उसी बिंदु पर वापस आ जाएगा, तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, वो 0 होता है। आप अपने घर से कोचिंग गए या स्कूल गए और स्कूल से वापस अपने घर आ गए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, विस्थापन 0 है, और स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ये ग्राफ यही कह रहा है। देखिए ग्राफ यहां से चलकर यहां आया बी बिंदु पर, और जब ग्राफ बी बिंदु पर आया तो बी बिंदु पर डिस्प्लेसमेंट का मान क्या रहेगा बताइए,
बी बिंदु पर x का मान क्या रहेगा, ये वाला x का मान है, तो x का मान यानी डिस्प्लेसमेंट का मान बी बिंदु पर 0 है, मतलब मूल बिंदु पर वापस लौट जाती है, पिंड अपने मूल बिंदु पर जहां से चली थी वहां को वापस लौट रही है, और तब का ये ग्राफ है। और कैसे, यूनिफॉर्म निगेटिव वेलोसिटी, जो इसका वेग है, इस ग्राफ में जो वेग है वो एक समान है। वेग कैसा है, वेग एक समान है, याद रखना है। वेग एक समान नहीं रहेगा तो ग्राफ कर्व जैसा मिलेगा, या तो ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि वेग एक समान है, पर वेग है कैसा, निगेटिव है, ऋणात्मक है। वेग ऋणात्मक है, एक समान है, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, यानी उस पिंड का जो विस्थापन है वो घट रही है, और पिंड का विस्थापन घटते घटते, समय के रिस्पेक्ट में घटते घटते किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो 0 हो जाता है। वो जहां को चली थी वहीं वापस आ गई, जहां को चली वहीं वापस आ गई। इसका ये ग्राफ है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेग जो है ऋणात्मक है, और वेग एक समान है। वेग न तो घट रही है न बढ़ रही है, परंतु वेग ऋणात्मक है। अच्छा, वेग ऋणात्मक कहने का मतलब क्या हुआ, इस मार्कर को अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं और वेग को पॉजिटिव लेते हैं, तो जब वेग नीचे आएगी, जब मार्कर नीचे आएगी, तो उस वेग को निगेटिव लेंगे। ये डायरेक्शन का खेल है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो वेग यहां पर निगेटिव है, विस्थापन अंततः 0 हो जाता है, विस्थापन घट रही है, कौन, विस्थापन। घटते हुए विस्थापन का ये ग्राफ है, विस्थापन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते करते विस्थापन 0 हो गया, और वेग एक समान है और कांस्टेंट है। और एक बात और याद रखना, यहां पर जो एंगल है, एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, यानी tan थीटा में जो थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए tan थीटा का मान निगेटिव होता है, tan थीटा ऋणात्मक होता है। tan थीटा ऋणात्मक है मतलब आप कहेंगे कि सर थीटा यहाँ पर tan थीटा का मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो देखिए तो बाबू tan थीटा का मान बदल रहा है कि नहीं। यहां पर एंगल 90 से बड़ा है, यहां जब आप इस बिंदु पर आप निकालेंगे तो यहां पर भी थीटा का मान 90 से बड़ा है, इस बिंदु पर निकालेंगे यहां पर भी थीटा का मान 90 से बड़ा है, मतलब हर एक बिंदु पर थीटा का मान 90 से बड़ा है, यानी हर एक बिंदु। इस प्रकार से आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खत्म हुआ, और मैं अगले वीडियो में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ को अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। खूबसूरत से चैनल ग्रो विथ दीप को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सभी बच्चों तक फैला दें, पूरे ग्रुप में इसको फैला दें, ताकि उन सभी बच्चों की ग्राफ की समस्या दूर हो सके। और बाकी जिस भी टॉपिक में दिक्कत होता है आप कमेंट करके बताएं, मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। और फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में, अगले ग्राफ के वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।